नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आज पब्लिश हो गया है। जो आपका एग्ज़ाम है 31 जनवरी 2021। तो सभी लोग सबसे पहले जाइए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए, देखिए कि उनका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। और अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, तो मैं सोचा कि कुछ अलग तरीक़ा से सिलेबस को जिनका जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो जिनका छूटा हुआ है उनके लिए ये लास्ट मौका है। तो इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे और जानेंगे कि साइकोलॉजी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जिससे हमारे 30 नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, उससे रिलेटेड कुछ बातें जो एकदम इनिशियली स्टार्टिंग से है। ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं है। सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ से हम लोग इसको चालू करेंगे। तो ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और कॉपी कलम भी साथ में रख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताऊंगा, उसको आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है 5-6 पार्ट में ये साइकोलॉजी आपका ख़त्म हो, क्योंकि ये आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, जो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इसी पे टिका हुआ है पूरा आपका CDP। देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ये कहाँ है? लैटिन भाषा किसके अनुसार है? गैरेट के अनुसार। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो उसी तरह चलिए, तो देखिए आज जो आप जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो हम लोग व्यवहार का विज्ञान पढ़ रहे हैं, पहले ये व्यवहार का विज्ञान नहीं था। इसका क्रम को जानेंगे। क्रम था 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु के अनुसार 16वीं शताब्दी में ये था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ये था आत्मा का विज्ञान। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान हो गया। किसके अनुसार? पाम्पो नोजी के अनुसार, जो कहाँ के थे? इटली के थे। इसके बाद क्या हुआ? जब 16 में आत्मा का विज्ञान हुआ तो 17 में मन मस्तिष्क का विज्ञान हुआ। तब आया 19वीं सदी, उसमें क्या हुआ? चेतना का विज्ञान हुआ। ठीक है, वुंट जेम्स के द्वारा। इसके बाद आता है 20वीं शताब्दी में, इसको कहा जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, इनों के अनुसार। और इसी सब को हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं चैप्टर को बहुत ही ख़त्म करूंगा। ये पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा, बस ध्यान से आपको सुनना है इसको। ठीक है, और देखिए आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला आप तो जो लिखिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो था 1879 में विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछ दे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विद्यालय में हुआ। ठीक है, दूसरा, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब आया? 1915 में। किसके द्वारा? कलकत्ता के सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबको लिख लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो तो आपके यूट्यूब में होता ही है ऑप्शन। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, ध्यान से समझिएगा, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलम साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। अगर आपको कह दे कि विलियम मैकडूगल ने किस पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की, तो आपको याद रखना है आउटलम, OUTLME साइकोलॉजी। ठीक है, बुक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। कुछ देखिए, जब ये देंगे तो वाटसन साहब का क्या कथन था? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो मैं बनना चाहता था। तो ये किसने कहा था? वाटसन साहब का ये कथन था। अगला जो कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। किसके अनुसार था? मैकडूगल के अनुसार था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा था? स्किनर साहब ने कहा था। इसको आप लोग एकदम लिख लीजिए, वीडियो स्लो करके लिखिए, फास्ट करके लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए, लेकिन लिख लीजिए। ठीक है,
और स्किनर के अनुसार एक और चीज़ कहा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधार है, आधारशिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ आपको शाखाएं बताएंगे मनोविज्ञान की, तो ज़्यादा नहीं, इसको बस सुन लेना है, इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या शाखाएं हैं। जैसे सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, विकासात्मक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, ETC। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रुडोल्फ लोयाल ने। ठीक है, इसको आप लोग याद करके लिख लीजिए। विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको रहना चाहिए। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग कुछ एक शब्द है एडुकेशन। एडुकेशन मतलब शिक्षा, तो ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है एडुकेटम, EDUCATUM। ठीक है, एडुकेटम। आपको एकदम ध्यान रहना चाहिए कि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि एडुकेशन जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? एडुकेटम जो लैटिन भाषा है उससे लिया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखेंगे आज, कोशिश देखिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा तेज़ी में बता रहा हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है। ठीक है, तेज़ी में ही बताना पड़ेगा क्योंकि आपका ये रिकॉल का समय हो गया है। जो अगर आप पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम, अधिगम मतलब आप सभी जानते हैं लर्निंग, लर्निंग को हम लोग हिंदी में अधिगम कहते हैं। सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। ठीक है, देखिए अधिगम जो होता है जीवन भर चलता है, आपको पता है। ये उद्देश्यपूर्ण है, व्यवहार में परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, सार्वभौमिक है, विवेकपूर्ण है, निरंतर चलता है, खोज करना है, सक्रिय प्रक्रिया। जो भी हम आप सीखते हैं ये अधिगम का ही पार्ट है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सीख रहे हैं ये भी अधिगम है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अधिगम के चरण। ठीक है, देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का मेरा कोई उम्मीद मतलब मन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट में आप लोग ख़त्म कर दूँ, लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा सा लंबा ये वीडियो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से सिर्फ देखिए, 2-3 दिन देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, एकदम आराम से पढ़िए और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेट वेट बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर बना लीजिए और जो कुछ वीडियो है उसको देखते रहिए, चाहे मेरा देखिए चाहे किसी और यूट्यूबर का देखिए, देखना आपको है। ठीक है, तो देखिए अधिगम जो होता है वो एक निश्चित समय में, देखिए आप समझ रहे होंगे, एक आप देखते होंगे अधिगम और अर्जन, तो आप सोचते होंगे अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। देखिए अर्जन क्या होता है, जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आपने देखा, सीखा, वो अर्जन हो गया। अधिगम क्या हुआ, मान लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हैं या कहीं आप पढ़ने जा रहे हैं, एक निश्चित समय में जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, रूटीन वे में जा रहे हैं, वहाँ क्लास में बैठ रहे हैं, 2-3 घंटा समय दे रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो अधिगम। अधिगम में आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ या आप कहीं क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर आपको समझाते हैं, तो वो हो गया अधिगम। और अगर आप खुद से कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं वो हो गया अर्जन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। देखिए हर चीज़ को कुछ ना कुछ प्रभावित करता है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपको बुद्धि, स्वास्थ्य एवं देखिए बुद्धि भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी करता है, अभिक्षमता भी होगा, सीखने की तत्परता। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर में तत्परता नहीं होगी, आपको लगेगा कि चलो ये कोई बोल रहा है, रहने दो, बोलने दो, मुझे क्या, तो वहाँ आप सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, आपकी रुचि भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण में के प्रकार होंगे। पहले होगा धनात्मक। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण मतलब सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव। ठीक है,
धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व अर्जित ज्ञान की सहायता से नवीन ज्ञान प्राप्त करना, जो आपका पूर्व ज्ञान है उसकी सहायता से नवीन ज्ञान मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, ये होगा धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कक्षा में सीखा ज्ञान का प्रयोग विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकता है। क्लियर है। एक होता है ऋणात्मक मतलब निगेटिव। ठीक है, इसे निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधक होता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं, देखिए अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सिखाने की, जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कुछ भी सीख रहे हैं, अगर आप सही ढंग से नहीं सीख पाए, ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। जब आप कोई भी चीज़ सीख जाइएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है शून्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, यह स्थानांतरण की अनुपस्थिति का नाम है। ज्ञान का अन्य कार्य को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ज्ञान का अन्य कार्य को करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जीरो। मतलब इसमें ना आप पॉजिटिव होइएगा ना निगेटिव होइएगा, जहाँ है वैसे ही रहिएगा। ठीक है, इसलिए इसको शून्य कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, आप 0 पैसा हम दे देंगे तो 10 रुपया ना रहेगा, वही बात है इसमें भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 3 हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक, उसके बाद शून्य। ठीक है, एक पॉजिटिव निगेटिव, एक में 0। आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मतलब तो शिक्षण ही हमको ज़्यादातर इसमें देखना है। तो अब आगे जो हम लोग जानेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम 8 हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम 8 हैं, 3 मुख्य हैं और 5 गौण हैं। 3 जो मुख्य हैं सुन लीजिए, कॉपी में भी लिख लीजिएगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये मुख्य हैं। अब आते हैं गौण, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये 5 हैं। तो आपको 5, 3, 8 याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के प्रमुख कितने नियम हैं, तो 3 हो जाएंगे। अगर गौण पूछेगा तो 5 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि तत्परता का नियम होता क्या है। तत्परता का नियम मत में ये होगा, किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना, जो कार्य आसानी से होना या तत्काल होगा। जैसे हम लोग भी, जैसे देखिए, अगर समझिए तत्परता का नियम, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको चलना है सिनेमा देखने, तो आप देखिए कितना तत्पर हो जाइएगा। एकदम कैसे चाहिएगा कि 12 से 3 है, अगर आप सुबह का 8 बजे आपको पता चला कि सिनेमा देखने जा रहे हैं, आप तत्पर हो जाइए कि कितना जल्दी हम लोग सिनेमा हॉल पहुंच जाए। ठीक है, और वहां जाके सिनेमा हम लोग देख लें। अगला है अभ्यास का नियम। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कार्य का लगातार अभ्यास कीजिए। जैसे मैथ जो सब्जेक्ट होता है अधिकतर लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन अगर मैथ का आप अभ्यास लगातार कीजिएगा तो उसमें जो आपका उसका प्रभाव बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत गलत होता है, अलजेब्रा गलत होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें गलत होता है, तो अगर आप लगातार उसमें प्रयास कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको वो आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो पहला हुआ तत्पर, दूसरा हुआ अभ्यास। और जब दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तत्पर होइएगा, लगातार उस पर अभ्यास कीजिएगा तो प्रभाव इस दोनों का उस पर पड़ेगा। ठीक है, और जिस कार्य को करने में हमें संतोष मिलता है उस कार्य को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा भी करेंगे। मान लीजिए किसी कार्य को करें, हमको असंतोष हुआ, मतलब हम उससे नाखुश हुए, तो हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। जिस तरह अगर आप मैथ बनाने बैठते हैं, अगर आपको 10 सवाल अगर आप बना रहे हैं, 7-8 अच्छा से बनाता, आप बनाते रहिएगा, लेकिन शुरुआत के अगर 5-6 अगर आपको लगातार गलत हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, वो मैथ बनाना छोड़ दीजिएगा। तो थॉर्नडाइक का जो था, ये जो सीखने का जो नियम दिया गया है ना, कम IQ वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मुख्य 3 नियम थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो आप लोग लगता है क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, गौण नियम है, तो इसको पांचों याद रखिए। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको जो थॉर्नडाइक का जो नियम था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, और ये जो सीखने का जो दिया है थॉर्नडाइक का, जिसको कहते हैं हम लोग प्रयास व भूल का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत में आता है एक प्रयास और भूल का सिद्धांत। और पहला बात तो आप लोग जान लें कि थॉर्नडाइक कहाँ के थे, वो थे अमेरिका के। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे। किस पे किया, बिल्ली पे। कब किया था, सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, और वो स्थान कहाँ जहाँ इन्होंने किया था, अमेरिका। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, सिद्धांत के कुछ और नाम हैं जो मैं आपको बता दूं, या तो आप लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा है आवृत्ति, मतलब बार बार, आवृत्ति मतलब किसी कार्य को बार बार करना। ठीक है, उसके बाद आपको है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, एसआर बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये सब किसके द्वारा दिया गया था, सब आपको दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा। क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना ही। थॉर्नडाइक को आज हम लोग देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो 16-17 मिनट का हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, हो सकता है कल ही मिल जाए। ठीक है, तो ये जो 16 मिनट का जो वीडियो, इसको आप लोग बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाया हूँ। ज़्यादा किसी भी चीज़ को कम्प्लेक्स नहीं किया हूँ कि ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दे एग्जाम के समय, कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। शुरू से शुरुआत है, और इसी तरह के लगातार वीडियो मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, उसको आप प्लीज़ देखिए। वहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, वहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। सारा वीडियो मैं लगभग बना के इस चैनल पर अपलोड किया हुआ, ये तो बस रिकॉल कर रहे हैं इस सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।